ओके, तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म हम देख रहे थे, और यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो पहले ही हमने बताया है कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आपका कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि देयर शुड बी द टेबल इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड देयर शुड बी लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो उसी को ही समझते हुए हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म मीन्स इट डील्स विद द जॉइंट डिपेंडेंसी, जहाँ पे क्या होगा, रिलेशन आर इज इन फिफ्थ एनएफ इफ इट हैज नो लॉसी जॉइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है, वहाँ पे लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी बनाना है रिलेशनल डेटाबेस में। अच्छा, उस केस में क्या होगा, लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी happen when we join the decomposed relation, then we must get the original relation that will be what, lossless, means without any loss, डेटा का और टपल का कोई भी लॉस वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज हम कंटिन्यू कर रहे थे, और जो एग्जाम्पल था ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस है आपका एबीसी दिया गया है, और वहाँ पे उसका टपल्स वैल्यूज दिया गया है, और हमने क्या किया, डिकम्पोज किया दोनों डिफरेंट डेटाबेस में, जहाँ पे फर्स्ट टेबल R1 है और नेक्स्ट टेबल है R2। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हमें ये सेट नहीं किया है हमने कि जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो कैंडिडेट की है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो हम एक कॉमन एट्रीब्यूट, कोई भी आर्बिटरी एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन एट्रीब्यूट एज ए बी को लिया है कि अगर R1 टेबल में ए बी रहता है और R2 टेबल में बी सी रहता है, तो इन दैट केस बी इज आवर कॉमन एट्रीब्यूट। ओके, तो हम देखेंगे अगर आर्बिटरी कोई भी एट्रीब्यूट को लेके हमने टेबल को डिकम्पोज किया, तो टेबल को जब मर्ज करेंगे तो वहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर लॉसलेस, लॉसलेस क्या होगा कि कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी अ कैंडिडेट की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने कैंडिडेट की लिया ही नहीं, क्योंकि इन दैट केस कैंडिडेट की विल बी ए। ठीक है, मैंने आर्बिटरी कोई भी एक वैल्यू लिया है, और देखेंगे यहाँ पे क्या लॉसलेस, क्या लॉसी डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो उस लॉसी डिकम्पोजिशन को मिनिमाइज करने के लिए, मीन्स एक्स्ट्रा टपल जो भी जनरेट हो रहा है उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें लॉसलेस डिकम्पोजिशन करना है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये समझना है कि लॉसी कैसे हो रहा है। तो उस केस में हमने आर्बिटरी एक टपल लिया है बी को, जो कि एक कॉमन एट्रीब्यूट है। ओके, अच्छा, अब देखो हमें ये जो टेबल है R1 एंड R2 उसको मार्ज करना है, क्योंकि हम फिफ्थ एनएफ में वही करते हैं ना कि डेटाबेस को सेपरेट करते हैं कॉलम वाइज। ठीक है, और फिर दोनों सेपरेटेड डेटाबेस को फिर से हम मार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही किया है, ए बी एंड बी सी दोनों ही रिलेशनल डेटाबेस R1 एंड R2 को मैंने मार्ज किया, और कंडीशन यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C इफ द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब आपको C का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 मीन्स ये जो फर्स्ट रो है उसमें अगर A का वैल्यू रहे, या फिर A का वैल्यू जितना भी रहेगा, A एंड B का वैल्यू R1 में जो भी है उसके हिसाब से R2 का टेबल अगर कैलकुलेट करें, तो दोनों को मार्ज करते हुए यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रो इनटू कॉलम। ठीक है, जो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है वही यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। तो हमको क्या करना है कि ये दो R1 एंड R2 को मार्ज करना है, फिर देखना है क्या क्या एक्स्ट्रा टपल्स जनरेट हो रहा है। अगर जनरेट हो रहा है तो उसको हम लॉसी डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा टपल ना जनरेट हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरा लॉसलेस हो ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यूज करे तो फर्स्ट ए एंड बी के रो का वैल्यू क्या है, 1 2।
ठीक है, इनटू BC, BC के हर एक कॉलम का वैल्यू आएगा। तो 3 × 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अगर उस हिसाब से देखें तो क्या होगा, 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2, यही हुआ है फर्स्ट तीनों रोज में वही वैल्यू है, 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, AB इंटू BC मीन्स 2 2 2 1 2 2 2 2 एंड 2 2 3 2। देखो 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 एंड 3 2। नेक्स्ट 3 के लिए भी वैसा ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 रो जनरेट हो रहा है और हमको क्या बोला गया है कि कॉमन एट्रीब्यूट विल बी B, क्योंकि ये यहाँ से ही पता चल रहा है कि R1 में AB है, R2 में BC है। ठीक है ना, तो कॉमन एट्रीब्यूट अगर B होगा तो आपके आपके जो भी रिलेशनल डेटाबेस आप जो मार्च करके बना रहे हो वहां पे भी जहाँ कहीं पे भी B का वैल्यू होगा वो तो सेम ही होगा ना। ठीक है, तो B का वैल्यू अगर R1 में 2 है तो R2 में भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो चेक करना है कि आइदर B वैल्यू आर सेम और नॉट। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होता है ये नेचुरल जॉइन का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नेचुरल जॉइन क्या करता है कि क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू निकालते हैं एंड दैट विल इक्वलाइज द कॉमन एट्रीब्यूट। ओके, तो कॉमन एट्रीब्यूट को इक्वल शो कराना है आपको। तो अगर ये इक्वल है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम ये बोल सकते हैं ये वाला रो ठीक है। नेक्स्ट देखो, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 है, फिर B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी कॉमन एट्रीब्यूट इक्वल है। ठीक है, जो नेचुरल जॉइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड नंबर रो पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 2, तो B का वैल्यू एक बार 2 आ रहा है और B का वैल्यू एक बार 3 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार B का वैल्यू 2 B का वैल्यू 3 अलग हो रहा है तो सही नहीं हो रहा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमारे लिए जरूरत नहीं है, ये वाला रो। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट इक्वल हो रहा है वही वाला रो मेरे लिए सेटिस्फाइंग कंडीशन होगा। ठीक है, तो रो नंबर 4 में देखो B का वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, 5th में भी B का वैल्यू इक्वल है, 6th में भी B का वैल्यू इक्वल नहीं है, एक जगह 2 है एक जगह 3 है, 7th में भी इक्वल नहीं है, 8th में भी इक्वल नहीं है, 9th में इक्वल है। तो अगर देखा जाए जो मैंने क्रॉस कर दिया है वो उस रो को छोड़ के आप देख रहे हो कि जो नया जो रिलेशनल डेटाबेस बना है, ठीक है, R डैश, वहां पे हमने सिर्फ जो सेटिस्फाइंग कंडीशन हो रहा है उसी को ही हमने लिया है और बाकी के वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉमन एट्रीब्यूट इक्वलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रिलेशन और उसके साथ जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा उसको वो अगर इक्वलाइज होता है तो उसी को ही हम नेचुरल जॉइन बोलेंगे। तो नेचुरल जॉइन का कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा उस रो को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो रह जाता है मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 रो को मैंने जो नया मेरा डेटाबेस जनरेट हुआ तो वो उस 5 रो के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 1 2 1, क्योंकि B का वैल्यू सेम है आप ऐसे लिख सकते हो, 1 2 1 1 2 2। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 2 2 1 2 2 2, नेक्स्ट 3 3 2। ठीक है, अब देखो, अब क्या इसमें से कोई भी टपल्स जो है वो आपको क्या बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C इफ द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो रिलेशनल डेटाबेस है हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो नया रिलेशनल डेटाबेस बनाया, यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज तो पहले रिलेशन से सिमिलर ही है, 1 2 1 1 2 1 है, 2 2 2 है, ठीक है, 3 3 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 रोज का ऐसा वैल्यूज आ रहा है वो नहीं चाहिए।
ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा टपल्स आ रहा है वहां पे। ओके, तो एक्स्ट्रा टपल्स हमें नहीं चाहिए, वही हमारा लॉसी डिकम्पोजिशन बता रहा है। ठीक है, मीन्स ए रिलेशन आर इज इन 5NF इफ इट हैज नो लॉसी जॉइंट डिपेंडेंसी, तो हमको उसे लॉसलेस बनाना होगा। ठीक है, ये तो नहीं था ना। आप देख रहे हो क्या, रिलेशनल डेटाबेस पहले जो था, अभी जो जनरेट हो रहा है, वहां पे 2 रोज का वैल्यू तो अलग ही है, मतलब ये तो यहाँ पे अचानक आके जुड़ गया, ये तो नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है ना, तो ये जो टपल्स है इसको हम लोग बोलते हैं स्पूरियस टपल। ओके, स्पूरियस टपल इसको बोलते हैं। तो ये जो पूरा टेबल है ना, ये लॉसी डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो ये लॉसी डिकम्पोजिशन नहीं होगा, हमें इसको लॉसलेस डिकम्पोजिशन बनाना है। लॉसलेस डिकम्पोजिशन जो कि 5NF को सेटिस्फाई करता है, ये तो लॉसी डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है ना, तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे था, प्रॉब्लम ये था कि हमें कॉमन एट्रीब्यूट सेट करना ठीक से सेट करना होगा। ठीक है ना, कॉमन एट्रीब्यूट, हम आर्बिट्ररी कोई भी एट्रीब्यूट को कॉमन एट्रीब्यूट नहीं ले सकते। ओके, तो कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी अ कैंडिडेट की और सुपर की। ठीक है, ऑफ आइदर R1 और R2 और बोथ। ओके, तो कैंडिडेट की ही एकमात्र की होगा जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट होगा। तो अभी आप देखो कि ये जो डेटाबेस था ABC, ठीक है, पहला वाला जो डेटाबेस है, यहाँ पे कैंडिडेट की आप फाइंड आउट कर सकते हो जहाँ पे कोई भी रिपीटेशन ना हो वैल्यूज का, मीन्स जहाँ पे यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो। तो यहाँ पे ए आपके पास कैंडिडेट की है। ठीक ना, ए में यही है ना 1 2 3, यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, जो कि बी एंड सी में रिपीटेशन है। तो ये टेबल देख के हम बता सकते हैं कि कैंडिडेट की यहाँ पे ए है। अब इसको अगर हम कॉमन एट्रीब्यूट ले ले तो उस केस में क्या हो जाएगा, R1 सपोज R1 हो जाएगा आपका BA एंड R2 हो जाएगा AC। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके देखना, अगर हम BA इसको ले ले तो इसको सपोज उल्टा ही कर दो, क्या होगा 2 1 2 2 3 3। ठीक है, और यहाँ पे B के जगह AC हो जाएगा, AC अगर होगा तो क्या होगा 1 1 2 2 3 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि R1 जो डेटाबेस होगा वो उसमें क्या होगा, BA होगा, R2 में AC होगा, तो इन दैट केस आप बोल सकते हो A रिपीट हो रहा है, तो A इज द कॉमन एट्रीब्यूट फॉर दिस टू रिलेशन। ठीक है, और जो कि एक कैंडिडेट की है। अगर ये लॉजिक हम फॉलो करें तो आप देख सकते हो कि वहां पे कोई भी लॉसी डिकम्पोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट टेबल शुड बी ऑलवेज इन लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो उसको ऐसे फिर से आप मर्ज करोगे। ठीक है, ए को एट्रीब्यूट, ए को कैंडिडेट की मानते हुए अगर उसको कॉमन एट्रीब्यूट लेते हो तो मार्ज करने का प्रोसेस सिमिलर है। अब उसको देखना कि वहां पे तीनों ही सिर्फ रिजल्ट आएगा, तीनों ही रो का रिजल्ट आएगा जो नए वाले रिलेशनल डेटाबेस में जनरेट हो, वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा टपल्स नहीं आएगा। ठीक है, जो स्पूरियस टपल है वहां पे कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग को करके देखना वो चीज, यहाँ पे तो किया नहीं गया है कि, तो मतलब आपको समझना क्या है कि कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की फॉर आइदर दैट विल बी इन R1 और R2 और इन बोथ। ओके, तो तो हमें लॉसलेस डिकम्पोजिशन करना है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि R1 AB R2 AC फॉर लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन हम उस कंडीशन को मतलब कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पे A आपका कॉमन एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अच्छा, जैसे अगर एग्जाम्पल ऐसा आप बोल सकते हो कि AB
ए बी यूनियन ए सी, क्योंकि ए आपका वहां पे कॉमन एट्रीब्यूट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, R1 यूनियन R2 इज इक्वल्स टू R, ठीक है। और क्या होगा, R1 मीन्स ए बी टेबल जनरेट हो रहा है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, R1 इंटरसेक्शन R2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब एक भी मतलब वहां पे एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट तो होना ही चाहिए इंटरसेक्शन के केस में। क्रिटिकल ऑपरेशन भी आपको करना होगा। और एक कंडीशन क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका R1 और R2 दोनों को ही, मतलब आइदर R1 विल बी द कैंडिडेट की और R2 विल बी द कैंडिडेट की, और बोथ। ओके, तो यही था आपका लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, वन मिनट। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था, तो वो उसका कंटिन्यूएशन हम कर लेते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या किए थे हम लोग कि विदाउट यूजिंग 2NF हमको 3NF कैलकुलेट करना है कि इफ द टेबल इज या फिर रिलेशनल डेटाबेस इज इन 3NF और नॉट, ठीक है ना। तो ये याद है, पहला वाला एग्जाम्पल हमने कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला एग्जाम्पल फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग चेक कर लो कि यहाँ पे हमें 2NF नहीं दिखाना है, ठीक है। 3NF करने के लिए आपको कंडीशन क्या होता था कि टेबल शुड बी इन रिलेशन, टेबल और द रिलेशन मस्ट बी इन द 2NF and there should be no transitive dependency in the table, यही था कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप 3NF में है या नहीं, इस रिलेशनल डेटाबेस को चेक करो, लेकिन विदाउट द सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि 2NF इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है यहाँ पे। अब डायरेक्ट कैसे 3NF में देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो रिलेशनल डेटाबेस दिया गया है ए और सी, यहाँ पे आपका क्लोजर वैल्यू आप निकाल रहे हो। डिपेंडेंसी दिया गया है ए इम्प्लाइज बी एंड सी, ठीक है। तो ये हम कैसे चेक करना है, हमें कि देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होगा, कंडीशन याद करो। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होगा, इधर कैंडिडेट की होगा, ठीक है। 3NF वाली कंडीशन क्या था, फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ए कैंडिडेट की, और मतलब एक कंडीशन अगर ऐसा हो तो ठीक है, और अगर राइट हैंड साइड विल बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इस केस में देखो, ये तो कैंडिडेट की है ही नहीं, ये ए जो है कैंडिडेट की आपका कौन सा है, एसी है ना, ठीक है। तो एसी मैम एसी दिया हुआ कैंडिडेट की क्वेश्चन में? हाँ, कहीं कहीं पे दिया जाएगा, कहीं कहीं पे आपको निकालना होगा। आपको पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। अगर एज ए की आपको दिया जाता ही है तो उस केस में तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, आपके पास कैंडिडेट की है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोल दिया गया है कि एसी अगर कैंडिडेट की है तो उसमें से तो निकाल ही सकते हो, हर एक टपल्स का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे बोला ही गया था कि एबी एक की है, तो उस हिसाब से आपको और की का वैल्यू या क्लोजर वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दिया जाता है तो नहीं दिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंडिडेट की तो फाइंड आउट करना ही है, ओके। तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट की एसी है, एसी में से ए इम्प्लाइज बी कर रहा है तो ए हो जाता है आपका प्रॉपर सबसेट, तो ए तो कैंडिडेट की नहीं हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्रॉस हो ही गया। राइट हैंड साइड बी है, बी जो कि एक प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन ये तो वो भी नहीं है, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट वही होगा जो
जिसका जो कि आपका कैंडिडेट की होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, तो अब ये फॉल्स हो गया, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो टेबल था उसको डिकम्पोज करेंगे। तो टेबल था आपका आर ए बी सी डी ई। ठीक है, तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन में क्या होगा, R1 ए बी, ए टू बी इम्प्लाई हो रहा था ना, ए इम्प्लाइज बी, डिपेंडेंसी पहले ही था। बी क्या किसी को इम्प्लाइज कर रहा है, हाँ बी इम्प्लाइज ई है। ठीक है, और जहाँ पे ए भी देख रहे हैं कि बी एक कैंडिडेट की नहीं है और ई भी कोई प्रॉपर कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि रिलेशनल डेटाबेस बनाते वक्त जो डिपेंडेंसी है, नया वाला रिलेशन जो बना आप, डिपेंडेंसी तो एक हो ही रहा है, ए इम्प्लाइज बी, लेकिन उसमें से कोई भी एट्रीब्यूट क्या और कोई डिपेंडेंसी शो कर रहा है या नहीं, वो भी चेक करना है, क्योंकि वो हमें एक साथ ही रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है ना, जैसे हम कोई भी क्लोजर वैल्यू निकालते हैं वैसा ही है। तो ए बी ई रिलेशनल डेटाबेस 1 में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार क्या हो रहा है, ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी और बी इम्प्लाइज ई। ठीक है, तो ए इम्प्लाइज बी तो ठीक है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना, ए इम्प्लाइज बी तो ठीक है, क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे आपका क्या है कि ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है ना। एसी अगर कैंडिडेट की है तो उसका हर एक एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट होगा, तो ए आपका प्राइम एट्रीब्यूट है और वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है। तो सेपरेट ए एंड बी लॉजिकली सेटिस्फाइड है। ठीक है, लेकिन बी इम्प्लाइज ई, बी इम्प्लाइज ई क्या कर रहा है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, जो कि डिपेंडेंसी शो करवाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो रिलेशनल डेटाबेस है वहां पे तो प्रॉब्लम है, तो हमको फिर से इसको क्या डिकम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंट टेबल में हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो ये जो R1 टेबल था वो 3NF में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम ये देखें कि वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो एक तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है, तो R1 जो था वो 3NF में नहीं है। हम ये डिकम्पोजिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस है उसको दिखाना है कि वो 3NF में है या नहीं। हमने पहले ही देख लिया कि ए इम्प्लाइज बी जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये 3NF में नहीं है, तो उसको 3NF में कैसे लाए, यूजिंग द डिकम्पोजिशन टेक्निक। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया R1 को, R11 एंड R2 में। अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे R11 में एक ही एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट जो कि A है, R12 में B है। ठीक है, तो ऐसे आपको डिकम्पोज करना है और चीजें समझना है। अब देखो A इम्प्लाइज B और B इम्प्लाइज E दोनों ही हमने चेक कर लिया है, इसका तो कोई जरूरत नहीं है, और बाकी रह जाता है आपका C इम्प्लाइज D। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनल डेटाबेस C इम्प्लाइज D, और यहाँ पे तो C तो एक है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, मीन्स एक ए आपका हो गया प्राइम एट्रीब्यूट और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी को इम्प्लाई कर रहा है। प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर सकता है, तो ये एज इट इज रहेगा। ओके, तो एक तो इस रिलेशन के लिए हमने ये जो तीनों डिपेंडेंसी दिया गया था उसके लिए हमने डेटाबेस बना लिए टेबल में, और एक अलग से होता है आपका कैंडिडेट की के लिए भी अलग से एक रिलेशनल डेटाबेस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, R3 और कैंडिडेट की कौन कौन सा है ए एंड, तो उसको हमने यहाँ पे एज इट इज जनरेट किया है। ठीक है, सिमिलर देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, यहाँ पे ये थोड़ा लेंदी है। यहाँ पे क्या बोला है, रिलेशनल डेटाबेस में ABCD से लेके J तक सारा सारा वैल्यूज दिया गया है। ठीक है ना, आपको बोला गया है डिपेंडेंसी है A implies C, sorry AB implies C, A implies DE
B implies F implies GH, D implies IJ. ठीक है, तो की बोला गया है, ए बी आपका की है, तो आपको देखना है क्या ये रिलेशनल डेटाबेस जो है, जो ये रिलेशनल डेटाबेस है, क्या ये 3NF में है या नहीं। तो आप पहले चेक करोगे ए बी, पहला वाला जो डिपेंडेंसी है उसके लिए 3NF होने के लिए उसको क्या होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कैंडिडेट की होगा। ठीक है, यहाँ पे तो कैंडिडेट की है ए बी, राइट हैंड साइड का वैल्यू एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड का वैल्यू एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा, तो क्या यहाँ पे ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है? आइदर और कंडीशन देखो, 3NF में यही था, each functional dependency the LHS must be a candidate की और सुपर की। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब ठीक है, और अगर राइट हैंड साइड एक प्राइम एट्रीब्यूट हो, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो आपका डिपेंडेंसी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इम्प्लाइज सी एक डिपेंडेंसी जो कि 3NF में है। ठीक है, नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, ए इम्प्लाइज डी ई। ए तो पहले ही दिखा रहा है कि ये एक कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, ये एक प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का। कैंडिडेट की क्या क्या है यहाँ पे, ए बी है, उसका प्रॉपर सबसेट है ए। ठीक है, ए इम्प्लाइज डीई, डीई क्या हो जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ ए एंड बी ही हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे ही ये रूल ब्रेक हो गया, तो ये वाला डिपेंडेंसी मेरा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उस रिलेशनल डेटाबेस को ब्रेक करेंगे। कैसे? R1 जहाँ पे ए क्या कर रहा था, डी ई को इम्प्लाई कर रहा था। ठीक है, ए इम्प्लाइज डी ई। ओके, अच्छा, डी ई क्या किसी को इम्प्लाई कर रहा है, डी और ई में से कोई भी एट्रीब्यूट? हाँ, डी इम्प्लाई कर रहा है आई एंड जे, तो उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम क्लोजर निकालते थे वैसा ही, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पहले वाला एग्जाम्पल में भी ऐसा हमने देखा था। ठीक है, तो ए इम्प्लाइज डी ई एंड उसमें से डी क्या इम्प्लाई कर रहा है, आई जे, तो ए वाला और ए इम्प्लाइज डी और डी इम्प्लाइज आई जे, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यूज था वो हमने यूज कर। ठीक है, तो रह जाता है बी इम्प्लाइज एफ एंड एफ इम्प्लाइज जी एच। ठीक है ना, और जो कैंडिडेट की शो कर रहा है वो तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 रिलेशनल डेटाबेस बनेगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कुछ ब्रेक होता है तो वो भी हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छा देखो, तो फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस ए डी ई आई जे, हाँ, ए इम्प्लाइज डी, ये तो नहीं हो रहा था, पहले ही चेक हो गया, ये प्रॉपर सबसेट है, डी तो कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो इन दोनों रिलेशन को हमने R11 एंड R12 में ब्रेक कर दिया है, ए डी ई और एक जगह हो जाएगा डी आई जे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक करके ही की है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही डिपेंडेंसी शो करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, रह गया था क्या, बी इम्प्लाइज एफ और एफ इम्प्लाइज जी एच, तो बी इम्प्लाइज एफ ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि बी प्रॉपर सबसेट है, एफ कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको भी एक रिलेशनल डेटाबेस में ब्रेक डाउन करते हैं, बी इम्प्लाइज एफ, बी एफ क्या किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, एफ इम्प्लाइज जी एच, तो बी एफ जी एच। ठीक है, ठीक है, और एफ जो था, एफ क्या था, एफ भी कैंडिडेट की नहीं था, जी एच भी कोई भी आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं था, तो यहाँ पे भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम उसको अलग अलग रिलेशनल डेटाबेस में ब्रेक डाउन करेंगे, बी इम्प्लाइज एफ एंड एफ इम्प्लाइज जी एच। ठीक है, तो एक तो हो गया, ये चारों ही जो डिपेंडेंसी था वो क्रॉस हो गया, बाकी रह जाता है हमारा जो की,
तो की क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए बी इम्प्लाइज सी, तो की के लिए अलग से एक रिलेशनल डेटाबेस होगा जो R3 होगा, तो ए बी इम्प्लाइज सी, ठीक है ना। सो नाउ द टेबल इज इन अ 3NF, पहले नहीं था, पहले जो भी डिपेंडेंसी दिया गया था वो 3NF में नहीं था, ठीक है। तो 3NF हम किए, लेकिन हमने 2NF का कोई भी यूज यहाँ पे नहीं किया है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे में हम कोई भी रिलेशनल डेटाबेस को डिकम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भी कैंडिडेट की बोल दिया गया है ए बी होगा, ओके। डिपेंडेंसी बोल रहा है ए बी इम्प्लाइज सी, बी इम्प्लाइज डी, डी इम्प्लाइज ई। हाँ, तो ए बी इम्प्लाइज सी, ए बी कैंडिडेट की है, ठीक है। सी क्या प्रॉपर सबसेट है, सी क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है। तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, ये वाला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट जाते हैं बी, बी एंड डी, कैंडिडेट की नहीं है, बी एक आपका प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का, डी भी कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को लेके, मतलब इस डिपेंडेंसी को लेके रिलेशन को ब्रेक डाउन करें। तो रिलेशन क्या था, ए बी सी डी ई, उसको हमने ब्रेक किया R1 फर्स्ट, जहाँ पे बी इम्प्लाइज डी, बी इम्प्लाइज डी, ठीक है। अच्छा, बी एंड डी में से कोई क्या, डी क्या किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ डी इम्प्लाइज ई, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे डी इम्प्लाइज ई, और डिफरेंट टेबल में उसको फिर से ब्रेक डाउन करें। क्यों, क्योंकि दोनों ही 3NF होने के लिए कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। आइदर देयर विल बी इन LHS वैल्यू द कैंडिडेट की, और RHS में क्या होगा कि प्राइम एट्रीब्यूट, तो कोई भी आपका कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई तो नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए हमने उसको ब्रेक डाउन किया और डिफरेंट डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये जो डिपेंडेंसी है बी इम्प्लाइज डी और डी इम्प्लाइज ई, ये दोनों ही चेकआउट हो गया। रह जाता है आपका कैंडिडेट जो ए बी है, ए बी इम्प्लाइज क्या जनरेट कर R2 बी इम्प्लाइज सी, है ना। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट ये वाला देखो, फोर्थ जो एग्जांपल है वहाँ पे क्या बोला गया है कि डेटाबेस है ABCDEFGHI, जहाँ पे ABD ये आपका की है, ठीक है। अच्छा, AB इम्प्लाइज C, AD इम्प्लाइज GH, ये आपका डिपेंडेंसी, हाँ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिया गया है। अब बोला है ABD अगर की है तो ये कैंडिडेट की है, डिपेंडेंसी पहले ही क्या दिखा रहा है कि AB इम्प्लाइज C, तो ये तो नहीं हो सकता, AB कैसे होगा, कि आपका ABD है और AB C जो कि आपका एक प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, ये पूरा डिपेंडेंसी आपका ब्रेक हो जाता है। तो हम इस रिलेशनल डेटाबेस को फर्स्ट ब्रेक करेंगे R1, यहाँ पे क्या होगा AB इम्प्लाइज C, AB इम्प्लाइज C, क्या AB में से भी एट्रीब्यूट किसी और एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं, आपको चेक करना। तो हमने देखा कि AB में से A इम्प्लाइज I, तो देखो यहाँ पे I भी आ जाएगा, तो A इम्प्लाइज I हो गया, ठीक है। और A इम्प्लाइज I भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा 3NF का सबसेट हो, I भी कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया कि ये जो रिलेशनल डेटाबेस था इसको हमने दोनों डेटाबेस में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। जहाँ पे R11 है ABC एंड R12 है A एंड I, A implies I, ओके। नेक्स्ट R2 क्या होगा, अब देखो AB implies C और A implies I, ये दोनों डिपेंडेंसी, तो
कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, रह जाता है आपका AD implies GH, ठीक है। तो नेक्स्ट रिलेशनल डेटाबेस में क्या होगा, AD implies GH कैंडिडेट की नहीं है और GH भी कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे फॉर नेक्स्ट रिलेशनल टेबल, ठीक है। तो R2 देखो AD में से कोई भी वैल्यू क्या किसी और वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, AD में से कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर, हाँ A कर रहा है, लेकिन A तो ऑलरेडी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो कैंसिल आउट हो ही गया है। तो रह गया था AD implies GH, BD implies EF, H implies J, ठीक है। तो AD implies GH, उसमें से हम अगर देखें कि H implies J है, ठीक है, तो ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, H implies J, ओके। और उसमें भी कोई वैल्यू LHS का वैल्यू तो कैंडिडेट की नहीं है और RHS भी प्रॉपर RHS भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि कंडीशन आपको हर एक टाइम में चेक करना है, जब भी आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो हर एक टाइम में कंडीशन को चेक करते हुए आपको डेटाबेस को सेटअप करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसको हमने फिर से ब्रेक डाउन किया, R21 R22, ठीक है, R2 ABGH, R22 में है H implies J, ठीक है। नेक्स्ट देखो बाकी रह गया क्या, BD implies EF, जो जिस डिपेंडेंसी का काम ओवर हो गया वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाता है BD implies EF, ठीक है। तो BD क्या कैंडिडेट की है, नहीं है, EF भी कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो R3 क्या बनेगा, BD implies EF। यहाँ पे तो सेपरेट कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है जो अलग कोई एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है।